हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीति लकड़ा। यूँ तो आपने बहुत सारी वीरांगनाओं के बारे में इतिहास के पन्नों पर पढ़ा होगा, पर आज मैं आपको झारखंड की एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही वीर योद्धा थी और साथ ही साथ वो कुशाग्र बुद्धि की भी थी। जी हाँ, सिंगी दई, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हम रोमांचित हो उठते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं, दिलो दिमाग पर एक अनजानी सी चहक जगती है। कैसी रही होगी सिंगी दई, कैसा रहा होगा उनका व्यक्तित्व, कैसे उन्होंने अपनी कर्मठता से नेतृत्व को संभाला था, जबकि उन्हें मालूम था कि इस समय राज्य में एक भी सेना नहीं है और एक भी पुरुष नहीं है। एक उरांव महिला जो बहुत ही योग्य, वीर योद्धा, अकलमंद, चातुर्य और न जाने किन किन शब्दों से हम उन्हें अलंकृत करते हैं फिर भी कम है, ऐसी थी हमारी वीरांगना सिंगी दई। रोहतासगढ़ के राजा रोहिदास की इकलौती सुपुत्री थी सिंगी दई। कुड़ुक भाषा में राजकुमार और राजकुमारी शब्द की कोई अवधारणा नहीं है, इसलिए उसे राज्य की बेटी या बेटा कह सकते हैं। राजा रोहिदास कैसा था, उनका रोहतासगढ़ कैसा था, उनका राजकाज कैसा था, उनका जीवन, राज्य की जनता, उनकी संपन्नता, जनता की जीवन शैली इत्यादि संपूर्ण बातें हमें उरांव कुड़ुक लोकगीतों में मिलता है। उनके संपूर्ण लोक साहित्य में, लोक कथाओं में, लोक कलाओं में, लोक जीवन में और अन्य माध्यमों से अब भी पुराने विशाल वृक्ष आज भी रोहतासगढ़ किले के निकट शान से खड़े हैं और अपने उरांव साम्राज्य की भव्यता का सबूत दे रहे हैं। रोहतासगढ़ का किला अभी भी देखा जा सकता है। किले की संरचना कितनी विशाल, भव्य और सुंदर है। उसकी संरचना से ही उरांव, घर द्वार और उनकी कला और जीवन शैली का पता चलता है। वीरांगना सिंगी दई की याद में आज भी उरांव समाज मुक्का सेंद्रा यानी कि जनी शिकार का आयोजन प्रत्येक वर्ष 12 वर्षों में एक बार किया जाता है और सिंगी दई को नमन, सम्मान और स्मरण किया जाता है। सिंगी दई बचपन से ही चंचल व निडर थी। वह ताकतवर थी। जितनी उनकी शारीरिक क्षमता थी, उनसे कहीं ज़्यादा वह कुशाग्र बुद्धि की भी थी। वह अपने पिता रोहिदास को राजकाज के मामले में सहयोग किया करती थी। कई बार उनके पिता उनसे सहयोग और सलाह मशविरा भी किया करते थे, जिसे बाप बेटी के अलावा कोई भी नहीं जानता था। सिंगी घुड़सवारी भी अच्छा करती थी। उसकी सहेली कैली दई सेनापति की बेटी थी। दोनों सहेलियां लंबी घुड़सवारी के लिए निकल जाया करती थी। ऐसे समय में दोनों पुरुष वेश में होती थी और उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाता था। घुड़सवारी के कई मकसद होते थे। राज्य की जनता की सुख दुख, उनकी ज़रूरतें एवं देश की जानकारी लेना। कहीं से कोई घुसपैठिया प्रवेश ना करे, कहीं कोई दुश्मन आक्रमण ना करे, इस तरह कई बातों की जानकारी वह चुपचाप से लिया करती थी। इस तरह से घुड़सवारी के आनंद के साथ साथ राज्य हित में आवश्यक कार्य भी हो जाया करता था। कुल मिलाकर सिंगी सर्वगुण संपन्न थी। उनकी यह सर्वगुण तब काम आया जब चेरो, खेरवार और अन्य पड़ोसी राजाओं ने अकेले अकेले रोहतासगढ़ में आक्रमण किया, लेकिन रोहतासगढ़ की सैन्य क्षमता के सामने वे कभी टिक नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति में सभी पड़ोसी राजाओं ने सलाह लिया कि हम सब मिलकर ही रोहतासगढ़ को पराजित कर सकते हैं। अकेले अकेले की लड़ाई में तो हम सभी की दुर्गति ही है। इस तरह सबने मिलकर तैयारी के साथ रोहतासगढ़ में आक्रमण कर दिया, लेकिन रोहतासगढ़ का साम्राज्य बहुत सशक्त और ताकतवर था। अतः पड़ोसी राजाओं की अच्छी तैयारी के बाद भी वे रोहतासगढ़ को नहीं जीत पाए। कई बार की चढ़ाई के बाद भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। पड़ोसी राजाओं की योजना बनती रहती थी, पर उन्हें हार जाने का डर भी सताया करता था। अतः सभी मिलकर मंथन किया करते थे। तभी एक महत्वपूर्ण सूचना उन्हें मिली। रोहतासगढ़ से एक ग्वालिन दूध देने पड़ोसी राज्यों में जाया करती थी। चूंकि वह रोहतासगढ़ की रहने वाली थी, अतः उस राज्य में प्रत्येक क्रियाकलाप उसे मालूम था। प्रत्येक पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, उन सबका संचालन, प्रावधान इत्यादि उन्हें मालूम था। प्रतिदिन की तरह वह ग्वालिन स्त्री दूध देने पड़ोसी राज्य में गई। वहाँ वह बातों ही बातों में बता आई
कि उरांव समाज में प्रत्येक वर्ष विशु सेंद्रा का आयोजन होता है। यह सेंद्रा का त्यौहार बैसाख के महीने में होता है और इस आयोजन में सभी पुरुषों का शामिल होना आवश्यक होता है। इस तरह घर, गांव और पूरे राज्य में सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। यह बात अन्य राज्य के गुप्तचरों तक पहुंच गई। सभी पड़ोसी राजाओं को एक सूत्रधार मिल गया। इन सब ने मिलकर निर्णय किया कि यदि इसी विशेष समय पर रोहतासगढ़ में चढ़ाई की गई तो हमें सफलता मिल सकती है। उस ग्वालिन की बात लोगों को जच गई। उसे पड़ोसी राजाओं ने बुलाया और चुपके से उसे मुंह मांगी कीमत पर गुप्तचर के काम में लगा दिया। लालच के आगे सब कुछ झुक जाता है। ग्वालिन लुंदरी भी अपवाद नहीं थी। उसने खुशी खुशी इस काम के लिए अपनी सहमति दी और लग गई अपने काम पर। अब वह प्रत्येक दिन की खबर पड़ोसी राज्यों को देने लगी। अब ग्वालिन लुंदरी ने आने वाले वर्ष में विशु सेंद्रा का दिन और समय के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। चूंकि वह उसी राज्य गांव की महिला निवासी थी, किसी को भी संदेह नहीं हुआ। महिलाओं ने उसे बता दिया, यह सेंद्रा 1 महीने तक होगा और इस दिन गांव के सभी पुरुष सेंद्रा खेलने निकल जाएंगे। गांव में, राज्य में सिर्फ महिलाएं ही होंगी। इन सब बातों की जानकारी लेकर वह ग्वालिन दूसरे पड़ोसी राज्य में गई और सारी बातों को विस्तृत रूप से बताया। पड़ोसी राजा बहुत खुश हुए। वे सभी विशेष मौके की ही तलाश में थे। सभी पड़ोसी राजाओं ने मिलकर अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तय की और निश्चित दिन पर आक्रमण करने का इंतजार करने लगे। राजकुमारी सिंगी दई हमेशा से सचेत रहती थी। वह काफ़ी बहादुर थी और समझदार भी। राजा जब भी बाहर होते थे वे राजकुमारी को सारी जिम्मेदारियां दिया करते थे। उरांव समाज के नियम अनुसार विशु सेंद्रा में सभी पुरुषों को जाना अनिवार्य होता है, अतः गांव में सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। उरांव समाज में स्त्री पुरुष समानता की अवधारणा रही है, अतः इस 1 महीने महिलाओं के जिम्मे पूरा राज्य होता था। इसकी देखरेख सिंगी दई की अगुवाई में होता था। सिंगी दई की करीबी सहेली कैली दई थी। वह उरांव सेना के सेनापति की बेटी थी। दोनों बहुत ही तेज तरार व कुशाग्र बुद्धि की थी। पूरे उरांव राज्य को इन दोनों बेटियों पर नाज था। आगे की कहानी आगे सुनते हैं हम। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।